वेलकम टू माय चैनल साइंस विद मौसमी। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट बीट के बारे में। ये हार्ट बीट क्या है? द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। हमने पढ़ा कि हार्ट का फंक्शन कैसे होता है। ये नॉन स्टॉप होता है दिन रात, चाहे आप अपनी एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही नॉन स्टॉप ईयर्स आफ्टर ईयर चल रहा है। तो फिर आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है जो ये इतना पावरफुल है और चलता रहता है। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। तो फिर ये हार्ट बना से स्ट्रॉन्ग मसल्स से। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। और इसमें जो ये मसल है ये दुख 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 करता है, तो फिर ये कंट्रैक्ट करता है, स्ट्रिंग करता है, रिलैक्स करता है, एक्सपांड होता है रिदमिकली, यानी कि एक प्रॉपर मैनर में एक सर्टेन टाइम इंटरवल में ये सब होता है। दिस रिदमिक कंट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट हार्ट बीट। तो फिर हार्ट बीट हम किसे कहेंगे? एक हार्ट बीट मतलब एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन दोनों इंक्लूडेड है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो फिर हमारी जिंदगी भर ये हार्ट बीट कंटिन्यू करता रहता है। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अगर आप अपनी दाहिने तरफ चेस्ट की दाहिने लेफ्ट साइड में रखेंगे हाथ, तो आपको ये हार्ट बीट जरूर फील होगा। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। आप डॉक्टर लोगों के पास गए होंगे तो देखे होंगे ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आपको पता चलता है कि उनके एक पार्ट तो रहता है, ये वाला पार्ट रहता है उनके कान के पास, और ये वाला पार्ट रहता है आपकी हाथ के पास, जहाँ पर हाथ या फिर हार्ट के पास रहता है, जहाँ पर उनको पता चलता है कि आपकी हार्ट रेट क्या है। तो फिर इस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। ए डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप इज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। और इसका काम क्या है? ये हार्ट का जो साउंड है उसको एम्पलीफाई करता है, यानी कि बढ़ा देता है। यानी कि जो हार्ट का साउंड छोटे की सबसे कम सुनाई दे रहा है उसको वो ऐसे एम्पलीफाई करता है कि ज़्यादा सुनाई देता है। इट कंसिस्ट ऑफ इसका 3 पार्ट होता है। कभी कभी हमको क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है गिव ए लेवल डायग्राम ऑफ ए स्टेथोस्कोप। तो फिर आप इसका हर पार्ट को अच्छी तरह जान लीजिए। इसका 3 पार्ट होता है। एक है चेस्ट पीस, एक ईयर पीस और बीच का एक कनेक्टिंग वाला ट्यूब। तो फिर ए डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप इज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस दैट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम। आप देख पा रहे हैं ये चेस्ट पीस में ये एक सेंसिटिव डायफ्राम है, और 2 ईयर पीसेस एंड ए ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स। ये है ईयर पीसेस, और बीच वाला ये हो गया एक ट्यूब जो कि कनेक्ट कर रहा है ये चेस्ट पीस को और ये ईयर पीस को। तो डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। इसके माध्यम से डॉक्टर लोगों को ये पता चलता है कि आपका हार्ट बीट रेट क्या है। तो फिर वो कुछ बता सकते हैं कि आप हार्ट का फंक्शनिंग कैसा है बाय लिसनिंग थ्रू ए स्टेथोस्कोप। इसीलिए उनको स्टेथोस्कोप चाहिए। लेट अस कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ ए स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। आइए अब हम देखते हैं खुद कैसे हम एक स्टेथोस्कोप बना पाएंगे। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि आप खुद भी बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो फिर कितनी मजे की बात होगी। लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी 11.2। Take a small funnel of 6 to 7 cm in diameter. Fix a rubber tube of 50 cm long tightly on the stem of the funnel. Stretch a rubber sheet on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band. तो आपको क्या करना है? एक 6-7 सेंटीमीटर वाला डायमीटर वाला एक फनल लीजिए। देख पा रहे हैं ये हुआ ये फनल। तो फिर ये फनल उसके मुंह में एक रबर शीट को वो ट्राई कर रहे हैं, और उसके दूसरे ओर इसी और एक ट्यूब जुड़ा हुआ, ये है ट्यूब जुड़ा हुआ है। तो फिर इसके एक भाग आप इसने रख लिया अपनी हार्ट के पास और एक पीस रह गया कान के पास। तो फिर ये बन गया हमारा स्टेथोस्कोप। फिक्स ए रबर ट्यूब ऑफ 50 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। स्ट्रेच ए रबर शीट, एक रबर शीट को हमने टाई कर लिया ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विथ ए रबर बैंड। एक रबर बैंड से उसको टाइटली बांध लिए। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर्स। ये ओपन एंड को देखिए हमने ईयर पे
रख लिया। तो फिर प्लेस, ये सबको हमको क्या करना है, प्लेस द माउथ ऑफ द फनेल ऑन योर चेस्ट। तो उसको माउथ को चेस्ट में रखिए और नियर द हार्ट। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। और अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत जोर का आवाज़ सुनाई देगा अपना हार्ट बीट का। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। डू यू हियर ए रेगुलर थम्पिंग साउंड? क्या आपने एक थम्पिंग साउंड आपको दुक 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 सुनाई दे रहा है? इस साउंड को का नाम भी होता है, जैसे लॉब डॉब, ऐसे LUBB लॉब, DUBB डॉब, ऐसे लॉब डॉब साउंड होता है। डू यू हियर ए रेगुलर थम्पिंग साउंड? द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट्स। तो फिर एक हार्ट बीट का ऐसे साउंड सुनाई देता है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन ए मिनट? एक मिनट में आपका हार्ट कितने बार बीट करता है? काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 minutes। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस। और ये बात आप 4 to 5 मिनट तक काउंट कीजिए। 4 to 5 मिनट्स तक काउंट करने के बाद आप कंपेयर कीजिए कि हर बार वही सेम नंबर्स निकल रहा है, सेम नंबर से हार्ट बीट हो रहा है या फिर कुछ दूसरा हो रहा है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट and heartbeat and that of your friends while resting and after running and record in table 11.2। अब आपको एक काम करना है, आपके फ्रेंड की और आपकी, जब आप खाली अवस्था में रेस्ट की पोजीशन में हो उसी टाइम लेना है, आपका हार्टबीट रेट लेना है और पल्स रेट लेना है। और अब कुछ दूर दौड़ने के बाद, रनिंग कुछ दूर रन करने के बाद फिर आप देखिए कि क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या सेम होगा दोनों केस में? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम रन करते हैं क्या होता है, हमारी जोर जोर से धड़कने लगता है और हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन द हार्ट बीट एंड द पल्स रेट? ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स। एक हार्ट बीट में एक पल्स होता है इन आर्टरी एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो फिर पल्स रेट जो है वो हमारे हार्ट बीट को दर्शाता है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चेम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो रिदमिक बीटिंग होता है मतलब एक के बाद दूसरा बीटिंग, और एक बीटिंग में क्या होता है, एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स होता है। कंट्रैक्शन मतलब श्रिंक करना और रिलैक्सेशन मतलब एक्सपांड करना। ये मसल जो श्रिंक करता है और एक्सपांड करता है। रिदमिक हार्ट बीट एक के बाद एक जो कंटिन्यूसली होता है तो फिर इसी के वजह से वो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो मेंटेन होके रहता है, वो सर्कुलेट होता ही रहता है। और क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन हुआ, डाइजेस्टेड फूड हुआ, वो सब भी सर्कुलेट करते रहते हैं। तो भुजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा हैव ब्लड। तो फिर अब भुजो को लग रहा है कि ये हाइड्रा और स्पॉन्जेस, आपको पता है स्पॉन्जेस कैसा होता है, तो फिर उन लोगों का तो बैकबोन नहीं होता, चाहे स्पॉन्ज हो या फिर हाइड्रा हो, ये लोग का बिना बैकबोन वाले होते हैं। इन लोगों का भी क्या ऐसे ब्लड होता है? इन लोगों का तो ब्लड नहीं होता। तो ये लोग कैसा करते होंगे? इन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ये सब कैसे होता होगा? आइए देखते हैं। Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system। और ये स्पॉन्ज का और हाइड्रा का तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। तो फिर ये लोग कैसा करते हैं? द वाटर इन which they live brings food and oxygen। ये जिस पानी में रहते हैं उसी पानी उनकी बॉडी के अंदर, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं उनके बॉडी में, तो फिर वो सारे पानी उनके शरीर के अंदर घुसते हैं और उसी के साथ वो खाना और हवा यानी कि फूड और ऑक्सीजन लेके घुसते हैं। और एज इट एंटर्स देयर बॉडी, जैसे ही बॉडी के अंदर घुसते हैं साथ में खाना पीना तो लेके ऑक्सीजन भी लेके घुसते हैं। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। और ये पानी जब बॉडी से निकल आते हैं, बॉडी में बहुत सारी छोटी छोटी छेद होते हैं, मैंने बताया था, उसी छेद में फिर ये होल्स होते हैं, उसी होल्स में फिर ये सारा पानी निकल आते हैं। तो साथ में कैरी आवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। तो फिर वो साथ साथ सारे वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकाल देते हैं। Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood। इसीलिए हाइड्रा हुआ या स्पॉन्ज हुआ, इन लोगों के लिए तो सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी कि ब्लड का जरूरत है ही नहीं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है? ब्लड के थ्रू से, ये तो हमने जान लिया।
अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कुछ अदर एक्सक्रीशन के बारे में, क्योंकि सिर्फ ब्लड में ही नहीं, अदर डिफरेंट वे में भी हमारी वेस्ट का रिमूवल होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ब्लू बॉक्स में क्या कहा है। तो फिर इसमें ये कहा गया है, एक इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे के बारे में कहा गया है, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, द करेंट ओपिनियन ऑफ इन दोज डेज वाज दैट ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। तो उसी टाइम में लोगों का ये मानना था कि ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, बस ब्लड वेसल्स के अंदर ये हिलता डुलता रहता है। For his view, Harvey was ridiculed and was called circulator. He lost most of the patients. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact. उससे पहले लोगों को लगता था कि जैसे ये ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा है, जैसे कि नाले में पानी जमा हुआ है, वो फ्लो नहीं कर रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा था। और विलियम हार्वे ने ही ये कहा कि अरे नहीं, ये पानी यानी कि ये ब्लड सर्कुलेट करता है। कितनी बड़ी बात। आइए अब देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो फिर ये एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो फिर एक्सहेलेशन प्रोसेस में, इनहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है हमारे बॉडी के अंदर, प्रति सेल में जाता है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन। और क्या होता है, इजेशन में हमारे अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल आता है। आप सोचिए, जब अगर हम गन्ने का रस पीने जाते हैं तो फिर क्या होता है, हम गन्ने का रस तो पी लेते हैं, फिर बाकी का जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है, तो गन्ने का रस में हम जब अपना काम की चीज़ निकाल लेते हैं, वेस्ट तो निकलता ही है। तो फिर ऐसे हर चीज़ में काम के बाद तो वेस्ट निकलता ही है। हमारे शरीर का हर सेल भी अपना मेंटेन करने के लिए उन लोगों का जो वेस्ट निकलता है वो कैसे मेंटेन होता है। तो लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो फिर ऐसे हमारे बॉडी से वो सब कैसे निकलता है। यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। अगर आप जानेंगे ना तो आपको आश्चर्य होगा कि ये सब मटेरियल्स आता कहाँ से है। When our cells perform their function, certain waste products are released. जब हमारी सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे रेस्पायर करना, डाइजेशन और सर्कुलेशन, ये सब में क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलता ही है। जैसे हमारे घर में खाना बनाने के बाद सब्जी का छिलका, बचा हुआ खाना, वो सब वेस्ट निकलता है ना। क्या हम गंदे आदमी हैं? नहीं, पर फिर भी एक काम होता है, एक प्रोडक्ट निकलता है और उसके साथ साथ कुछ वेस्ट भी निकलता है, तो हमारे सेल का भी निकलता है। दे आर टॉक्सिक एंड हेंस दीज वेस्ट आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इसीलिए उसको शरीर में रहना सही नहीं होगा, उसको निकलना ही है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन किसे कहेंगे? एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से हमारा बॉडी का वेस्ट रिमूव होता है। बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और ये सब कहाँ होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सब होता है, इसे कहते हैं एक्सक्रीशन। लेट्स रिपीट अगेन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक रिमूवल प्रोसेस है किसका, वेस्ट प्रोडक्ट का। और ये वेस्ट प्रोडक्ट किसका होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल से मिलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन आर द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। तो फिर इसी एक्सक्रीशन में जो जो ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, जो जो पार्ट्स जुड़े हुए हैं, वो सारे हो गए पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो सब मिलकर बनाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स। तो फिर ह्यूमन में क्या क्या है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हमारे ब्लड में जो जो वेस्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो फिर उसको तो निकालना ही है। हाउ कैन दिस बी डन? तो फिर ये काम कैसे करें? ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। अगर आप कहीं पर पीने का पानी ले हो और उसमें सपोज उसमें ऐसे ही कुछ गिर गया, बाहर से कुछ वेस्ट गिर गया, तो उसको अगर निकालना है आपको, तो कैसे करते हो, फिल्टर करते हो। या फिर आप ये सोचो, जब आपका पानी पीने लायक नहीं रहता, आप क्या करते हो, एक एक्वागार्ड या फिर कैंट आरओ ऐसे
एक आरओ ले लेते हो, वो क्या है, एक वाटर फिल्टर ले लेते हो। तो फिर वाटर फिल्टर का काम है वाटर को फिल्टर करना, उसको छान लेना। तो फिर ऐसे जब ब्लड गंदा हो जाता है तो फिर उसको भी तो फिल्टर करना जरूरी है। और ये काम कौन करता है, ये मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। तो ब्लड गंदा होगा तो उसको भी जरूरी है फिल्टर करना। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। ये काम करता है किडनी में होने वाले कैपिलरीज, ये सारे काम करते हैं। अब आप किडनी को देखोगे ना तो ये सोचोगे कि ये एक आरओ है, यानी कि ये तो पानी छानने वाला यंत्र है, ऐसे किडनी है ब्लड को छानने वाला यंत्र हमारे शरीर के अंदर। When the blood reaches the two kidney, तो होता क्या है ये किडनी में, आगे देखते हैं। ऐसे 2 किडनी है हमारे शरीर में, अगर एक खराब हो गया तो एक में भी काम चल सकता है, पर अगर दोनों खराब हो गए तो बात तो मुश्किल हो जाएगा। When the blood reaches the 2 kidneys, it contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood. The waste dissolved in water are removed as urine. तो फिर जब ब्लड पहुंचता है किडनी के पास तो उसी में यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो बैक टू ब्लड हो जाते हैं और ब्लड में एब्जॉर्ब होके बैक हो जाते हैं, पर जो वेस्ट होता है वो वाटर में डिजॉल्व होके यूरिन के रूप में रिमूव हो जाता है। क्लियर? आपने आरओ में भी देखा होगा, एक पाइप रहता है ना जहाँ पर गंदा पानी निकलता रहता है, तो फिर उसको देख के आप सोचिएगा अरे यूरिन की तरह तो निकल रहा है। From the kidneys the urine goes into the urinary bladder. तो किडनी से होके यूरिन कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर को। अगले पेज में उसका बहुत अच्छा हमको इमेज दिया है। थ्रू, किसके थ्रू से जाता है, यूरेटर के थ्रू से जाता है। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा यूरेटर, ये किडनी है, किडनी से होके ये यूरेटर के थ्रू से ये जाता है। इसमें आपको 5 पार्ट याद रखना है। किडनी से होके ये यूरेटर से होके जाता है, यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में हो से फिर यूरेथ्रा, ये जो मसल्स है लंबा सा ये ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब है वो यूरेथ्रा है, और लास्ट में ये ओपनिंग को कहते हैं यूरिनरी ओपनिंग। तो ट्यूब लाइक यूरेटर्स। किडनी से होके यूरिनरी ब्लैडर को ये यूरेटर से आता है सारी यूरिन। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ ए मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो फिर यूरेटर से होके यूरिन पास करता है, यूरिनरी ब्लैडर पे जमा होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से होके फिर जब ये बहुत सारी जमा हो जाता है तो फिर ये यूरेथ्रा ये जो हमारी मसल्स हैं, मस्कुलर ट्यूब है यूरिनरी, ये यूरेथ्रा है, और लास्ट में जो ओपनिंग है उसको यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं। इसके थ्रू से बाहर निकल जाता है यूरिन। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। अगर एक दिन की बात देखें तो एक ह्यूमन बीइंग में हमको कितना यूरिन निष्कासित होता है, 1 to 1.8 लीटर। तो फिर 1 लीटर वाला एक पानी बोतल का आप याद कीजिए, 1 लीटर से 2 लीटर, 2 लीटर से थोड़ा कम 1.8 लीटर ये निष्कासित होता है। कितने टाइम में, 24 आवर्स में। और यूरिन आपको कैसे दिखता है बोलिए, यूरिन पानी पानी सा दिखता है, बस थोड़ा सा येलोइश कलर होता है। तो फिर क्योंकि ये पानी पानी दिखता है, इसमें होता है 95% वाटर, और इसमें 2.5% यूरिया, और बाकी 2.5% अदर वेस्ट होता है। तो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन ए हॉट समर डे। आपने देखा होगा कि हॉट समर डे में आपको जब गर्मी होता है, समर डेज में बहुत स्वेटिंग होता है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे स्वेट में इट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। हमारी स्वेटिंग में होता है वाटर होता है और सॉल्ट होता है। कभी आप उसको चख के देखें, अगर वो बाई चांस आपके मुंह में आ गया तो थोड़ा सॉल्टी लगता है ना, तो फिर वही है सॉल्ट। Bujo has seen that sometimes in summer white patches are found on our clothes, especially in areas like underarms. These marks are left by salts present in the sweat. कभी कभी हमारे कपड़े जो है वो स्वेट से भीग जाता है, और बाद में जब वो सूखता है तो फिर उसमें व्हाइट पैचेस आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि स्वेट में होता है सॉल्ट, इसीलिए। डच स्वेट सॉल्व एनी अदर फंक्शन। आपको क्या लगता है कि ये स्वेट का कुछ काम है भी?
अरे हाँ बिल्कुल है, ये स्वेटिंग क्यों होता है देखिए, जब आप जानेंगे आपको लगेगा कि हाँ मुझे और थोड़ा स्वेटिंग क्यों नहीं हुआ। वी नो दैट द वाटर kept in an earthen pot, मटका इज कूलर। एक बात आप बोलिए, आप सूर्य का पानी, छोटे मटके का पानी गर्मी के दिनों में पीते हैं, क्यों पीते हैं? क्योंकि ये ठंडा लगता है। तो फिर ये ठंडा क्यों होता है? मटके का पानी में ऐसा क्या है जो ये हमको कूल लगता है? तो फिर मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू से वाटर एयर का जाना आना लगा रहता है, इवापोरेट होता रहता है। पानी कैसे निकल, छोटे छोटे ड्रॉप्स निकलता रहता है ना, तो उसकी वजह से मटके का पानी कूल रहता है। दिस इज बिकॉज द वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। उसके मटके के छोटे छोटे पोर्स में से पानी इवापोरेट होता है, व्हिच कॉजेस कूलिंग, और इसके वजह से मटके का पानी कूल रहता है। यही तो कारण है कि स्वेटिंग की वजह से हमारे शरीर भी कूल रहता है। द वे इन व्हिच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ब्लू बॉक्स में देख लेते हैं। हाँ, तो ऐसे अगर हम देखें एक्वाटिक एनिमल्स, फिश क्या एक्सक्रीट करता है? एमोनिया, जो कि वाटर में डिजल्व हो जाता है। और कुछ एनिमल्स जैसे लैंड एनिमल्स जैसे कि बर्ड, लिजर्ड, स्नैक्स हुआ, वो सब क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? वो सेमी सॉलिड होता है, यानी कि आधा सॉलिड रहता है, आधा पानी पानी सा रहता है। आपने ये लिजर्ड का टट्टी तो सब देखे होंगे, वेस्ट सभी देखे होंगे। तो ये व्हाइट कलर कंपाउंड, सेमी सॉलिड और व्हाइट कलर कंपाउंड, ये दोनों दो कलर में आते हैं ना, वो ये यूरिक एसिड। और ह्यूमन में क्या है? ह्यूमन में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया। समटाइम्स ए पर्सन्स किडनी may stop working due to infection or injury as a result of kidney failure। कभी कभी क्या होता है, आदमी में किडनी फेलियर हो जाता है। तो किडनी फेलियर हम कैसे कहेंगे? अगर हमारी किडनी अपना काम करना बंद कर दे, इसे हम कहेंगे किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर में हमारा क्या प्रॉब्लम होगा? वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। किडनी का काम क्या है? ब्लड का फिल्टर करना और वेस्ट को निकाल देना। अगर किडनी ये काम नहीं कर पाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? ब्लड में हमारा गंदगी जमा हो जाएगा, वेस्ट जमा हो जाएगा। तो such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney। अगर क्योंकि किडनी ने अपना काम बंद कर दिया, इसीलिए ब्लड और प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा और ऐसे में गंदगी जमा हो जाएगा, तो वो आदमी का बचना मुश्किल हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से, हेल्प से हमको ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा और ये प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, ये प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। आइए हम अगले पेज देखते हैं। अगले पेज में हमको ये दिया गया है कि इसी के साथ सिमिलर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। हम अपना सेकंड पार्ट इसके साथ ख़त्म करते हैं। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.